नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका राजस्थान ज्योग्राफी लेक्चर सीरीज में। आज हम राजस्थान की नदियों का पार्ट 3 देखेंगे। पार्ट 1 में हम राजस्थान की अंतः प्रवाह वाली नदियों को देख चुके हैं। पार्ट 2 में उन नदियों को देख चुके हैं जो अरब सागर की तरफ जाती हैं। और पार्ट 3 में हम देखेंगे बंगाल की खाड़ी की तरफ जाने वाली नदियों के बारे में। इस लेक्चर को देखने के बाद में आपकी नदियाँ पूर्ण रूप से कंप्लीट हो जाएंगी। और ये लेक्चर कंप्लीट होने के बाद में नदियों पर मैं पुरानी ईयर्स में जो सवाल पूछे गए हैं उनको आपसे पूछूंगा, वीडियो बनाऊंगा, तो उसे भी आप जरूर देखना। तो उससे आपको पता चल जाएगा कि आपकी नदियां पूर्ण रूप से कंप्लीट हो गई हैं। शायद ही कोई विषय या कोई टॉपिक छूटा होगा नदियों के बारे में। तो शुरू करते हैं बंगाल की खाड़ी की तरफ जाने वाली नदियों के बारे में। उसमें सबसे जो इम्पोर्टेंट एक नदी होती है वो है चंबल नदी। चंबल के साथ में एक दूसरी है बनास नदी। नॉर्मली ये दो ही नदियां सबसे इम्पोर्टेंट हैं इधर की साइड वालियों में। बाकी इनकी सहायक नदियां हैं और कुछ एक नदियां ऊपर से जयपुर से और करौली से निकल के जाती हैं, बाणगंगा और गंभीरी नदी। वो सीधी यमुना में जाके मिलती हैं। बंगाल की खाड़ी नदियां पढ़ने से पहले थोड़ी सी देर के लिए मैं आपको बेसिन अपवात तंत्र का मतलब समझा देता हूँ। पहले शायद मैं आपको बता नहीं पाया। मान लीजिए कि ये कोई बड़ी नदी जा रही है, गंगा नदी जा रही है। इस गंगा नदी में कोई दूसरी सहायक नदी आके मिल जाती है, यमुना नदी। इस तरीके से यमुना नदी में कोई तीसरी सहायक नदी आके मिल जाती है, चंबल नदी। चंबल में भी दूसरी कोई आके मिल जाती है, बनास नदी। ऐसे ही गंगा नदी में और बहुत सारी नदियां आके मिल रही हैं। तो ये पूरा गंगा नदी जो लेके जा रही है पानी को बंगाल सागर तक लेके जा रही है। और ये जो पूरा सिस्टम बन जाता है, ये पूरा जो तंत्र बन जाता है, तंत्रिकाओं जैसा, इस तरीके से इसे बोला जाता है नदी तंत्र। नदी नदी तंत्र, अपवाह तंत्र या नदी का बेसिन। मैदानी क्षेत्र होता है नॉर्मली ये वाला जो होता है, क्योंकि नदियां बिल्कुल समतल मैदान बना देती हैं। तो अपना यूपी बिहार वाला जो क्षेत्र है, उत्तर का मैदान मैंने आपको शुरुआत में बताया, राजस्थान का जब भौगोलिक विभाजन बताया था तब उस समय आपको बताया था। तो नदी बेसिन या नदी अपवाह तंत्र आपकी समझ में आ गया होगा। एक बड़ी नदी में कोई दूसरी नदी पानी लेके आएगी, उस दूसरी नदी की कोई तीसरी सहायक नदी पानी लेके आएगी, उसकी कोई सहायक नदी। तो ये पूरा नदियों का तंत्र बन जाता है, इसे बोला जाता है नदी तंत्र। जो अपनी जो चंबल नदी है वो अपना पानी जो ले जाके छोड़ती है वो यमुना नदी में, और यमुना नदी जो है वो या गंगा नदी में, और गंगा नदी पहुंचा देती है उस पानी को बंगाल की खाड़ी तक। तो इस तरीके से हमारी जो चंबल नदी या इधर की साइड में जो नदियां हैं वो गंगा बेसिन तंत्र का हिस्सा माना जाता है, गंगा बेसिन तंत्र का हिस्सा मानी जाती हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं चंबल नदी, उसकी सहायक नदियां। यहां से देखिए, ये आपको मैप में आपको दिख रहा होगा। यहाँ पे मध्य प्रदेश में, यहाँ पे एक महू नाम की एक जगह है, छोटा सा कस्बा है महू, जहाँ पे अंबेडकर जी का जन्म हुआ था, भीमराव अंबेडकर का जन्म हुआ था। अब महू को अंबेडकर नगर के नाम से बोला जाता है इस समय। पहले महू बोला जाता था, अभी अंबेडकर नगर बोला जाता है। महू के पास में जनापाव की पहाड़ी है। महू कोई जिला नहीं है, महू इंदौर जिले के अंदर आता है। जनापाव की पहाड़ियों से एक नदी निकलती है, उस नदी का नाम है चंबल नदी। चंबल नदी इस तरीके से बहती हुई जाती है, पूरे मध्य प्रदेश में बहती है। मध्य प्रदेश के बाद अपने राजस्थान में यहाँ पे ये वाला जो आप चित्र देख रहे हैं, ये वाला, ये चित्तौड़गढ़ का एक तहसील है जिसे रावत पाता तहसील कहते हैं। चित्तौड़गढ़ तो यहाँ पे है वैसे, लेकिन एक दो जिले राजस्थान के ऐसे हैं जिनकी सीमा खत्म होने के बाद में फिर से शुरू हो जाती है। एक तो अजमेर जिला है, यहाँ पे खत्म होने के बाद दोबारा शुरू हो जाता है। ऐसे ही चित्तौड़गढ़ खत्म होने के बाद में इस साइड में भी शुरू हो जाता है। तो यहाँ पे रावत बाटा तहसील है। यहाँ पे इस साइड में जो जगह है वो है चौरासीगढ़। मध्य प्रदेश की साइड में जो जगह है वो चौरासीगढ़। तो चौरासीगढ़ से राजस्थान में प्रवेश करती है। राजस्थान में प्रवेश करने से पहले यहाँ पे एक बांध बना हुआ है जिसे बोला जाता है गांधी सागर बांध। बहुत बड़ा बांध है, सबसे बड़ा बांध है इसमें। तो यहाँ पे एक बांध बना हुआ है गांधी सागर बांध। उसके बाद राजस्थान में प्रवेश कर जाती है। भैंसरोडगढ़ राजस्थान का हिस्सा ही है, चौरासीगढ़ अपना एमपी का हिस्सा है। उसके बाद में रावट बाता से आगे कोटा की तरफ जाती है, कोटा से थोड़ा सा हिस्सा बूंदी में, बूंदी के बाद में फिर सवाई माधोपुर, फिर सवाई माधोपुर से ये नदी अपना एमपी और राजस्थान दोनों के बीच में सीमा बनाते हुए जाती है और यमुना नदी में अपना पानी छोड़ देती है। ये जो नदी अपना पानी छोड़ती है वो छोड़ती है अपने मुरादगंज के पास में, जो इटावा जिले के अंदर आता है। मुरादगंज यहाँ पे कोई जगह है और वो इटावा जिले के अंदर आता है। तो वो चंबल नदी अपना पानी यमुना नदी में छोड़ देती है। तो इस तरीके से चंबल नदी 6 जिलों में अपना पानी ले जाती है तथा यहाँ से लेके और यहाँ तक अंतर राज्यीय सीमा बनाती है राजस्थान और एमपी के बीच में। थोड़ा सा आगे यहाँ पे जाने पर राजस्थान यूपी के बीच में बनाती है, और इधर की साइड में आगे जाने पे ये एमपी और यूपी के बीच में भी सीमा बनाती है। इस तरीके से सबसे ज्यादा अंतर्राज्यीय सीमा बनाने वाली भारत की सबसे बड़ी नदी अगर कोई मानी जाएगी तो वो चंबल नदी मानी जाएगी। मेरे हिसाब से चंबल नदी का उद्गम समझ में आया, जानापाव से निकलेगी।
चौरासीगढ़ से, चौरासीगढ़ एमपी का हिस्सा है, वहां से अपने रावतबाटा में प्रवेश करेगी। रावतगढ़ चित्तौड़गढ़, चित्तौड़गढ़ का है रावतबाटा। उसके बाद में कोटा, कोटा बूंदी, बूंदी के बाद में सवाई माधोपुर, सवाई माधोपुर के बाद में करौली, धौलपुर, इस तरीके से आगे निकल जाती है। ये चंबल जो नदी है, चंबल नदी जो है वो जानापाव की पहाड़ियों से निकल रही है, महू से निकल रही है मध्य प्रदेश में, और महू एमपी के अंदर आता है। चित्तौड़गढ़ में अपने में राजस्थान में प्रवेश करती है, 6 जिलों में बहती है। मुरादागंज जो अपना इटावा जिले के अंदर आता है, वहां पे जाके यमुना नदी में मिल जाती है। चंबल नदी के अन्य नाम है चरमवती नदी, राजस्थान की कामधेनु और बारहमासी। ये बारहमासी नदी है, 12 महीने बहती है, इसलिए राजस्थान की कामधेनु। कामधेनु का मतलब तो जानते ही हो, ऐसी गाय जो हमेशा दूध देती हो, 12 महीने दूध देती हो, तो ये राजस्थान के लिए 12 महीने पानी देती है, इसलिए राजस्थान की कामधेनु भी बोला जाता है। ऐसे ही अगर दक्षिण की कामधेनु बोला जाए तो माही नदी को बोला जाता है। राजस्थान की कामधेनु चरमवती, चरमवती पुराने समय में इसका नाम था, और बारहमासी नदी है। इसकी जो कुल लंबाई है वो 966 किलोमीटर है, उसमें से 366 किलोमीटर जो है वो अपने एमपी में पड़ती है। 366 किलोमीटर यहाँ से लेके और यहाँ तक एमपी में चौरासीगढ़ तक 366 किलोमीटर। उसके बाद 135 किलोमीटर अपने यहाँ से लेके और यहाँ तक 135 किलोमीटर अपने राजस्थान में पड़ती है। उसके बाद में 241 किलोमीटर यहाँ से लेके और यहाँ तक सीमा बनाती है राजस्थान और एमपी के बीच में 271। उसके बाद में यूपी में 275 किलोमीटर, आगे निकलने के बाद में 275 किलोमीटर और बहती है। तो ये राजस्थान की सबसे लंबी नदी मानी जाएगी। लेकिन पूर्ण प्रवाह के रूप से अगर माना जाता है तो बनास नदी को सबसे लंबी माना जाता है, क्योंकि बनास अपने राजस्थान से ही निकलती है और राजस्थान में ही खत्म हो जाती है, यानी चंबल नदी में जाकर मिल जाती है। तो याद रखना, राजस्थान में सिर्फ 135 किलोमीटर बह रही है और उसके बाद में 241 जो है वो सीमा बना रही है दोनों राज्यों के बीच में। कुल लंबाई है 966 किलोमीटर। चंबल नदी उत्तखात स्थल आकृति बनाती है। बारहमासी नदी है, ये बहुत ज्यादा गॉर्ज बनाती है। अपना ये वाला जो क्षेत्र है, कोटा वाला, बूंदी वाला, बारा, झालावाड़, ये मालवा का पठार है। मैं आपको राजस्थान के भौतिक विभाजन में बता चुका हूँ। यहाँ पे पठारी प्रदेश है, तो ये पठारों को काटते हुए आती है और बहुत शानदार गॉर्ज बनाती है, देखने लायक सीन होते हैं अपने राजस्थान के। ठीक है, तो वहां पे वो शानदार सीन बनाती है। और उसके बाद में इस साइड में यहाँ पे पठार खत्म हो जाते हैं, तो पूरे इस वाले क्षेत्र में यहाँ पे पूरे चारों तरफ बीहड़ बना देती है ये नदी, उत्खात भूमि बना देती है, बीहड़ बना देती है। तो ये गलत या बंजर भूमि के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ पे आपने सुना होगा धौलपुर, मुरैना, ग्वालियर, यहाँ पे बीहड़ मिलते हैं, बहुत ज्यादा बीहड़ मिलते हैं। वहाँ पे डाकू वगैरह भी अपना शरण स्थली बना के रखते हैं, क्योंकि वहाँ पे सबसे बड़ा फायदा ये होता है कि इधर की साइड में राजस्थान, इधर की साइड में एमपी और इधर की साइड में यूपी। अगर राजस्थान की पुलिस पकड़ने आए तो एमपी में भाग जाओ, क्योंकि चंबल बीच में आ रही है दोनों के में। चंबल में बहुत सारा लंबा चौड़ा 20-20 किलोमीटर तक बीहड़ है, वहां पे कोई रहता ही नहीं है, वहां पे बिल्कुल बीहड़ उत्पात भूमि है। उसके बाद में अगर एमपी की पुलिस पकड़ने आए तो यूपी में भाग जाओ, यूपी की पुलिस पकड़ने आए तो अपना राजस्थान में भाग जाओ। तो 3 राज्यों के बीच में है, और जमीन जो है वो बीहड़ है, बहुत लंबी लंबी दूरी तक, 20-20-30 किलोमीटर तक कोई नहीं रहता। तो ये इसलिए उत्खात स्थलाकृति के लिए प्रसिद्ध है। अवनालिका अपर्दन, अवनालिका ये बहुत ज्यादा काटती है, इसकी जो स्पीड होती है तेज होती है, तो पत्थरों को भी काटती है, बहुत सारी स्पेशल आकृति बन जाती है। तो अवनालिका अपर्दन के लिए भी ये प्रसिद्ध है। इसमें 4 बांध बने हुए हैं, गांधी सागर बांध, उसके बाद में राणा प्रताप, उसके बाद में कोटा बैराज और जवाहर नगर। यहाँ पे जब ये एंटर करने से पहले इस जगह पे मध्य प्रदेश में चौरासीगढ़ के पास में ही सबसे पहला बांध बनता है गांधी सागर बांध। उसके बाद में राजस्थान में घुसने के बाद में यहाँ पे चित्तौड़गढ़ में रावतबाटा तहसील में राणा प्रताप सागर बांध बनता है। उसके बाद में कोटा में बनता है कोटा बैराज, और उसके बाद में बनता है जवाहर सागर बांध। तो 4 बांध बनते हैं। इन सभी के चारों बांधों के बीच की जो दूरी है वो करीब करीब 100 किलोमीटर है। तो 100 किलोमीटर की दूरी के बीच में 4 बांध बन रहे हैं, तो ये ऐसा माना जाता है स्पेशल है। पूरे विश्व में 100 किलोमीटर की दूरी के बीच में 4 बांध सबसे ज्यादा स्पेशल है, कहीं भी नहीं बनाते। नहीं, बाकी बांधों के बीच में दूरी ज्यादा होती है, लेकिन यहाँ पे बांधों के बीच में दूरी इसलिए नहीं रखी गई है क्योंकि यह पूरा पहाड़ी इलाका है। बस एक साइड से थोड़ा सा रोकना होता है, एक बार रोक दिया, उसके बाद में चारों तरफ से पहाड़ी है और पठारी इलाका है, वो अपने आप रोक लेगा पानी को। बाकी अगर मैदानी इलाकों में जो बांध बनाने होते हैं तो वहां पे कठिनाई होती है, बहुत लंबी दूरी रखनी पड़ती है अगर 2 बांध बनाने होते हैं। लेकिन यहाँ पे 100 किलोमीटर की दूरी में 4 बांध बने हुए हैं। इस तरीके से 4 बांध हो गए, गांधी सागर, राणा प्रताप, कोटा बैराज और जवाहर सागर। और चुलिया जलप्रपात बनता है यहाँ पे चित्तौड़गढ़ में आने के बाद में, चुलिया जलप्रपात बनता है। तो राजस्थान का सबसे ऊंचा जलप्रपात माना जाता है चुलिया जलप्रपात, 18 मीटर इसकी ऊंचाई मानी जाती है, चित्तौड़गढ़ में पड़ता है। जलप्रपात का मतलब होता है जल का ऊपर से नीचे, प्रपात का मतलब होता है गिरना। तो जल बहुत ऊंचाई से गिरता है, ऐसे पहाड़ जैसे चल रहा है, पहाड़ पे पानी चल रहा है और एकदम से खाई आ गई तो उस खाई में जाके वो पानी गिरता है, तो उसे जलप्रपात बोलते हैं। तो चुलिया जलप्रपात है यहाँ पे अपने चित्तौड़गढ़ में पड़ता है। ठीक है, चित्तौड़गढ़ में भी अपना रावतबाटा तहसील। अब इसके बाद बात करते हैं चंबल की सहायक नदियों की। देखो सबसे इंपॉर्टेंट जो सहायक नदी है वो है
बनास सबसे इंपॉर्टेंट जो है, क्योंकि जितनी भी बाकी बची हुई नदी हैं उनका पानी बनास लेके चंबल में डालेगी। चंबल नदी की आपको 4 या 5 सहायक नदियों के नाम याद रखने हैं। एक तो बनास नदी का नाम याद रखना है, एक मेज नदी का नाम याद रखना है, एक काली सिंध का नाम याद रखना है और एक पार्वती का। दोबारा बोल लीजिए, बनास, मेज, काली सिंध और पार्वती। बनास इस साइड से, मेज इस साइड से और काली सिंध और पार्वती इधर की साइड से एमपी से निकलते हैं। अब काली सिंध देखिए, काली सिंध जो है वो अपनी देवास नाम की जगह से निकलती है। देवास की पहाड़ियां हैं मध्य प्रदेश में, वहां से निकलती है और इस तरीके से अपने राजस्थान में प्रवेश करती है। और यहाँ पे गागरोन का दुर्ग है, गागरोन के दुर्ग में यहाँ पे दूसरी नदी उसमें आके मिल जाती है, आहू नदी, और इस तरीके से चलते हुए अपने कोटा में आ जाती है। ऐसे ही इस काली सिंध की जो सहायक नदियां हैं वो परवन नदी और आहू नदी, ये आपको याद रखनी है। काली सिंध नदी को याद करने की ट्रिप है, आप काली के चंद्र हैं इसलिए काली का देवास के झालाराय के साथ में गोना हो गया। देखिए, आप और चंद्र, ये इसका मतलब हुआ आहू, परवन और चंद्र, ये इसकी सहायक नदियां हैं। आहू, परवन और चंद्रप्रभा 3 नदियां इसकी सहायक नदियां हैं। देवास से निकलती है, झालावाड़ में अपने राजस्थान में प्रवेश करती है। उसके बाद में गागरोन नाम का एक दुर्ग है अपने झालावाड़ में, वहां पे ये आहू नदी से मिलती है। और एक जगह है अपने कोटा में नांडेरा, और नांडेरा नाम की जो जगह है वो कोटा में, इस जगह पे आके अपनी चंबल नदी में मिल जाती है। तो काली सिंध आपकी हो गई। उसके बाद में हम बात कर लेते हैं मेज नदी। मेज नदी जो है वो बिजोलिया के पहाड़ों से निकलती है, बिजोलिया से निकलती है और चंबल नदी में अपने कोटा वाले क्षेत्र में आके मिल जाती है। पार्वती नदी, पार्वती जो नदी है वो सीहोर एमपी से निकलती है, करियाहट बारां में अपने राजस्थान में प्रवेश करती है, पालिया सवाई माधोपुर में जाके चंबल नदी में मिल जाती है। इधर देखिए, सीहोर से निकल रही है, यहाँ से सीहोर एमपी में पड़ता है, सीहोर से निकलती है, इधर की साइड में चलती है और यहाँ पे अपने इस जगह पे जाके, जो जगह मैंने बताई है करियाहट बारां में, बारां जिले में करियाहट पे प्रवेश करती है और यहाँ से इस जगह से आगे आगे एमपी और राजस्थान की सीमा बनाती है। और सवाई माधोपुर में पालिया नामक जगह पे आकर के वो जो है वो चंबल नदी में मिल जाती है। तो चंबल नदी की इधर वाली सहायक नदियां कंप्लीट हो गई। काली सिंध है, काली सिंध की सहायक नदियां आहू, परवन और चंद्रप्रभा। ऐसे एक सहायक नदी पार्वती नदी जो सीहोर से निकल रही है और पालिया नामक सवाई माधोपुर में जाके मिल रही है। मेज नदी में बता चुका हूं और ये चंबल नदी में मिल रही है। अब बात करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट नदी जो बचती है, वो है बनास नदी। बनास नदी चंबल की सबसे बड़ी सहायक नदी है, राजस्थान की पूर्ण प्रवाह की दृष्टि से सबसे लंबी नदी है। बनास नदी जो है वो, उसके अन्य नाम है बरसड़ा, दूसरा नाम है वशिष्ठी और उसे बनकी आसा भी कहा जाता है। ये अलग अलग नाम है, आपको याद करने पड़ेंगे। बरसड़ा, वशिष्ठी और बनकी आसा। पूर्ण बहाव की दृष्टि से सबसे लंबी नदी है और इसकी जो लंबाई है वो 480 किलोमीटर। ये राजस्थान में पूर्ण बहाव की दृष्टि से सबसे लंबी नदी है। पश्चिम राजस्थान की मैंने लूनी नदी बताई थी, इधर की साइड में चंबल जो है वो लंबी नदी है, सबसे लंबी नदी है, लेकिन राजस्थान में पूर्ण बहाव की दृष्टि से सबसे लंबी नहीं है। राजस्थान में पूर्ण बहाव की दृष्टि से सबसे लंबी नदी कौन सी है? वो है अपनी बनास नदी। ये खमनौर की पहाड़ियों से निकलती है जो कुंभलगढ़ में स्थित है। कुंभलगढ़ अपना जो पड़ता है वो पड़ता है राजसमंद जिले के अंदर, मैं अभी बता रहा हूँ मैप में। और 6 जिलों में चलती है और 3 संगम बनाते हुए चंबल में सवाई माधोपुर रामेश्वरम धाम के पास में जाके मिल जाती है। अब इधर देखिए, यहाँ से राजसमंद में इस जगह पे खमनौर की पहाड़ियां हैं, यहाँ से निकलती है बनास नदी। बनास नदी चलती जाती है, पहले चलेगी राजसमंद में, राजसमंद के बाद में वो अपने चित्तौड़गढ़ में चलती है, चित्तौड़गढ़ के बाद में वो आ जाती है भीलवाड़ा में। भीलवाड़ा में आने के बाद में एक नदी आती है आयड़, जिसे इस साइड में आगे आने पर यहाँ पे एक झील बताई थी मैंने आपको, उदयपुर वाली, आपको याद हो तो जयसमंद नाम से एक झील बताई थी। जयसमंद के बाद में उस आयड़ नदी का नाम जो हो जाता है वो बेड़च हो जाता है और बेड़च नदी यहाँ भीलवाड़ा में आके इस बनास नदी में मिल जाती है और उसी समय एक मेनल नदी आके मिलती है। तो यहाँ पे 3 नदियों का एक संगम हो जाता है। जो जगह है उसका नाम है भीगोद। भीलवाड़ा में यहाँ पे एक जगह है उसका नाम है भीगोद, तो यहाँ पे 3 नदियों का संगम हो जाता है भीलवाड़ा में भीगोद नामक जगह पे। उसके बाद में बनास नदी आगे बढ़ती है, भीलवाड़ा को क्रॉस करते हुए अजमेर में जाती है, उसके बाद में टोंक में, टोंक के बाद में फिर वो आगे आ जाती है अपना सवाई माधोपुर और सवाई माधोपुर के बाद में अपने यहाँ पे मिल जाती है। तो कुल मिला के चंबल में जाके मिल जाती है। तो कुल मिला के 6 जिलों को पार करके आई है, राजसमंद, चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा, अजमेर, टोंक और सवाई माधोपुर, तो 6 जिले। बाकी राजस्थान की 3 नदियों के नाम आपको याद रखने हैं, चंबल, बनास और लूनी, जो 6 जिलों में होके बहती हैं। 6 जिलों से ज्यादा कोई नदी नहीं है, ऐसी कोई नदी नहीं है जो 7 जिलों में बहती हो। सबसे ज्यादा अगर जिलों में अगर कोई बहती है तो 6 जिलों में बहती है और वो 3 नदियां हैं, चंबल,
बनास और लूनी। चंबल नाम से ट्रिक याद कर लो, चा से चंबल, बा से बनास, ला से लूनी, आपको याद हो जाएगी। उसके बाद में इसकी सहायक नदियों के बारे में बात करते हैं। बनास की एक सहायक नदी जो मैं अभी बता चुका हूं। गोविंदा की पहाड़ियों से, उदयपुर से एक नदी निकलती है जिसे आहड़ नदी कहा जाता है। आहड़ नदी थोड़ा सा आगे आने के बाद में एक जयसमंद नाम की झील बनाती है, और जयसमंद झील के बाद में उसका नाम हो जाता है बेड़च। बेड़च में एक और सहायक नदी आके मिलती है, गंभीरी। ये एमपी से आती है, नीमच नाम की जगह से, और बेड़च में यहाँ पे चित्तौड़गढ़ में आके मिल जाती है। चित्तौड़गढ़ का जो दुर्ग है, मेसा का पठार, उसके पास में ये आके मिलती है, और ये आगे बेड़च नदी चलती जाती है और बनास में जाके मिल जाती है। ऐसे ही मेनाल नाम से नदी जो जा रही है वो भी जाके मिल रही है। इधर की साइड से तीन नदी आपको याद रखनी है, डाई, खारी और कोठारी। डाई, खारी और कोठारी, ये तीनों आके बनास में मिलेंगे। कोठारी जो है वो यहाँ से निकल के, राजसमंद से निकल के और बनास में जाके मिल रही है, खारी और डाई। तो इस तरीके से बनास नदी की जो सहायक नदियां हैं, डाई, खारी, कोठारी, बेड़च, मेनाली, आपको याद रखनी पड़ेंगी। 6 जिलों में ये चलती है, 3 संगम बनाती है, और चंबल में जाके सवाई माधोपुर में मिल जाती है। 3 संगम किस तरीके से हुए? पहला संगम हो गया यहाँ पे बेड़च, मेनाल और बनास, तीनों का संगम हो गया। दूसरा होता है यहाँ पे बनास, खारी और डाई का, ये होती है जगह बीसलपुर टोंक। टोंक में वहां पे बहुत बड़ा बांध बना हुआ है, बीसलपुर बांध। ज्यादा बीसलपुर बांध नॉर्मली पेयजल के लिए यूज किया जाता है। पूरा जयपुर का जो पानी की सप्लाई की जाती है वो बीसलपुर बांध से ही की जाती है। उसके अलावा अजमेर और टोंक में भी पानी की सप्लाई की जाती है। उसके बाद में आगे जाने पर यहाँ पे तीसरा संगम होता है, यहाँ पे सवाई माधोपुर में रामेश्वर नाम की जगह पे, वहां पे 3 नदियां मिलती हैं। इधर की साइड में बनास आ रही है, एक लोकल नदी है सीपी नदी, और इधर की साइड से चंबल नदी आ रही है। तो इसमें 3 संगम हो गए, 6 जिलों में होके बह रही है। इसकी सहायक नदी है डाई, खारी, कोठारी, बेड़च और मेनाल। उसके बाद में हम ऊपर की साइड में जो यमुना नदी में पानी ले जाती है उन नदियों को देख लेते हैं। यहाँ पे जयपुर में विराटनगर नाम की एक जगह है, वहां पे बैराट की पहाड़ियां हैं, वहां से एक नदी निकलती है, उसका नाम है बाणगंगा। जयपुर से आगे दौसा में जाती है, दौसा के बाद में भरतपुर, भरतपुर से आगे आगरा की साइड में निकलते हुए फतेहाबाद के पास में यमुना नदी में मिल जाती है। इसे बोला जाता है बाणगंगा। ऐसे ही इधर की साइड में देखिए, यहाँ पे करौली में गंभीरी नदी निकलती है। गंभीरी नदी पे यहाँ पे पांचना बांध बना हुआ है। उसके बाद में करौली से आगे अपने भरतपुर में प्रवेश करती है। भरतपुर में अजान बांध बना हुआ है। अजान से भरतपुर से निकलने के बाद में आगरा की साइड में जाके यमुना नदी में मिल जाती है। तो ये नॉर्मली जो मैंने मोटे मोटे तौर पे आपको पूरा पूरा बता दिया है। अभी मैप में एक बार दोबारा रिवाइज करते हैं, तीसरी बार और रिवाइज कराऊंगा मैं, ठीक है। सबसे पहले मैं ऊपर की साइड से चलता हूँ। बाणगंगा नदी बैराट की पहाड़ियों से निकल रही है, जयपुर से निकल रही है, दौसा, जयपुर से निकल रही है, दौसा, भरतपुर होते हुए फतेहाबाद में, आगरा में जाके यमुना नदी में मिल रही है। उसके बाद में गंभीर नदी, यहाँ बताया था मैंने, ये वाली, यहाँ पे हुडला नाम का कोई गांव है, वहां से निकलती है, हुडला गांव से, करौली से, और आगरा में जाके ये यमुना नदी में मिल जाती है। गंभीर नदी की बात याद रखनी है। पांचना बांध जो करौली में है, अजान बांध जो भरतपुर में है, दोनों इंपॉर्टेंट है। जुग्गाड़ सिंचाई परियोजना, अगर आपको कभी पूछा जाए जुग्गाड़ सिंचाई परियोजना किस नदी से रिलेटेड है, तो वो गंभीर नदी। अच्छा, 2 चीज याद रखना, एक गंभीर और एक गंभीरी। मैंने यहाँ पे नदी जो बताई है इस साइड में, ये गंभीरी नदी है जो बेड़च नदी में जाके मिलती है, चित्तौड़गढ़ में, मेसा के पठार के पास में, जहाँ पे चित्तौड़गढ़ का दुर्ग बना हुआ है उसके पास में ही जाके मिलती है। तो ये याद रखना, गंभीरी दक्षिण में, और गंभीर नदी जो करौली से निकल के भरतपुर होते हुए अपनी यमुना में मिल जाती है। उसके बाद में बाकी नदियों को एक बार और देख लीजिए। मेज नदी जो है बिजौलिया, भीलवाड़ा से निकलती है और कोटा में जाके अपनी चंबल नदी में मिल जाती है। यहाँ पे बिजौलिया, भीलवाड़ा से निकलते हुए कोटा में जाके अपनी चंबल नदी में मिल जाती है। बेड़च नदी देखिए, बेड़च नदी गोगुंडा पहाड़ियों से निकलती है और बीगोद में, भीलवाड़ा में जाके अपनी बनास में मिल जाती है। देखिए यहाँ पे गोगुंडा के पहाड़ हैं उदयपुर में, वहां पे उसका नाम होता है आहड़। आहड़ के किनारे पुराने समय पे आहड़ सभ्यता भी विकसित हुई। उससे आगे चलने पर यहाँ पे एक झील आती है, जयसमंद झील। जयसमंद झील के बाद में इस नदी का नाम हो जाता है बेड़च। ये बेड़च नदी चलती जाती है और इसमें एक नदी आके मिल जाती है, उसका नाम है गंभीरी नदी। इस साइड से आती है वो गंभीरी नदी मिल जाती है, और आगे आके बाद में भीलवाड़ा में बीगोद नामक जगह के ये जो नदी है वो अपनी बनास नदी में जाके मिल जाती है। उसके बाद में मेनाल नदी आती है। मेनाल नदी मैंने आपको यहाँ पे बताया था, इस जगह से चित्तौड़गढ़, मेनाल नदी जो है वो इस जगह से भीलवाड़ा में मंडलगढ़ नामक जगह से निकलती है, और निकलते हुए अपनी बीगोद नामक जगह पे जाके बनास नदी में मिल जाती है। इस तरीके से आपको क्लियर हो रहा होगा। मेनाल नदी बांधवगढ़ से निकलती है और बीगोद में जाके, भीलवाड़ा के पास में जाके बनास नदी में मिल जाती है। बनास को मैंने बताया था कमनौर की पहाड़ियों से निकलती है, जो राजसमंद जिले में पड़ती है। 6 जिलों से बहती हुई रामेश्वरम धाम और रामेश्वरम नामक जगह पे सवाई माधोपुर में जाके मिल जाती है। यहाँ से निकल रही है, कमनौर की पहाड़ियों से इस जगह से निकल रही है, और ये निकलते हुए 6 जिलों की जाती है, मतलब 6 जिले कम टू कम 6 जिलों से होके जाती है। क्रम सुक्रम देख लीजिए, राजसमंद, राजसमंद के बाद में चित्तौड़गढ़, चित्तौड़गढ़ के बाद में भीलवाड़ा, भीलवाड़ा के बाद में अजमेर, अजमेर के बाद में टोंक, टोंक के बाद में सवाई माधोपुर। यहाँ पे सवाई
रामेश्वरम नाम की एक जगह है, तो वहां पे जाके सीपी नदी भी उसमें आके मिल जाती है, तो संगम बना लेती है। उसके बाद में बात करते हैं कोठारी नदी। कोठारी नदी बनास की सहायक नदी है। कोठारी नदी दिवेर की पहाड़ियों से निकलती है, राजसमंद में है। और इस नदी के किनारे सबसे इंपॉर्टेंट है, मेजा बांध बना हुआ है। देखिए इस साइड में यहाँ पे कोठारी नदी है, राजसमंद में दिवेर की पहाड़ियों से निकल रही है। कोठारी नदी बनास में जाके मिल रही है, बीच में यहाँ पे मेजा बांध इस पे बना हुआ है। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं खारी नदी। खारी नदी जो है बिजराल की पहाड़ियों से निकलती है। खारी नदी, खारी जो नदी जो है वो बिजराल की पहाड़ी से निकलती है, जो राजसमंद में है, और बीसलपुर टोंक में जाके बनास नदी में जाके मिल जाती है। इधर देखिए यहाँ पे बिजराल की पहाड़ियां हैं इस तरीके से, ये राजसमंद जिले के अंदर में आती है, यहाँ से निकलती है। उसके बाद में अपना भीलवाड़ा में चलती है, फिर अजमेर में जाती है, और करौली में जाके और टोंक में जाके बीसलपुर में मिल जाती है। बीसलपुर बाद में जाके बनास नदी में मिल जाती है। ऐसे ही डाई नदी बताई थी, डाई नदी बिनाए अजमेर से निकलती है और बीसलपुर बांध में जाके मिल जाती है। डाई नदी इधर देखिए यहाँ से निकल रही है, और इधर भीलवाड़ा, इधर टोंक में बीसलपुर नामक जगह पे जाके मिल जाएगी। गंभीरी नदी, ये वाली आपको मैं बता ही चुका हूं, मध्य प्रदेश, नीमच मध्य प्रदेश से निकलेगी, और इधर की साइड में बेड़च नदी में जाके, चित्तौड़गढ़ में बेड़च नदी में जाके मिल जाएगी। तो इस तरीके से मैंने आपको सारी की सारी नदियां, बंगाल की खाड़ी की तरफ जाने वाली नदियों के बारे में बता दिया है। नॉर्मली दो नदियों को बाद सबसे ज्यादा याद रखना, चंबल नदी याद रखना और बनास नदी याद रखना। चंबल की सहायक नदियों के नाम याद रखना। चंबल की सहायक नदी मैंने बताई थी, काली सिंध, पार्वती, मेज और बनास, ये चार ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब बनास नदी की सहायक नदियों के नाम याद रखने हैं। बनास की तीन इस साइड से याद रखनी है, डाई, खारी और कोठारी, और दो इस साइड से याद रखनी है, बेड़च और मेनल। इस तरीके से आपको पांच तो कम से कम याद ही रखनी है बनास की सहायक नदियां। काली सिंध की काली सिंध की तीन सहायक नदियां मैंने आपको बताई थी, आहू, परवन और एक चंद्रप्रभा नदी आती है, वो जाके इसमें मिल जाती है। पार्वती नदी जो होती है वो सीहोर से निकलती है और अपने राजस्थान एमपी की सीमा बनाती हुई यहाँ पे पालिया नामक जगह पे सवाई माधोपुर में चंबल नदी के अंदर मिल जाती है। तो इस तरीके से आपने पूरा देख लिया है। अभी एक बार फिर से इसको पूरा माइंड मैप बना लेते हैं, इसे मैं हटा देता हूँ। मैंने बताया कि हमने जो पढ़ा है वो आज बंगाल की खाड़ी की तरफ जाने वाली नदियों के बारे में पढ़ा है। बंगाल की खाड़ी की नदियों में जो जाएंगी, नॉर्मली गंगा नदी सभी नदियों के पानी को बंगाल की खाड़ी में गिरती है। गंगा नदी की सहायक नदी है यमुना। अब यमुना नदी की जो सहायक नदी अपने राजस्थान में है वो देखते हैं। पहले मैंने बताया था गंभीर और बाणगंगा, वो ऊपर की साइड में बताई थी। गंभीर जो मैंने बताई थी करौली से निकलती है और उस पर पांचना बांध और अजान बांध बने हुए हैं और यमुना नदी में जाके मिल जाती है। बाणगंगा मैंने बताई थी विराटनगर और बैराठ की पहाड़ियों से निकलती है, दौसा, भरतपुर होते हुए अपने यमुना नदी में जाके मिल जाएगी। उसके बाद में तीसरी इंपॉर्टेंट बताई थी चंबल। चंबल तीसरी सहायक नदी है, सबसे लंबी नदी है, लेकिन पूर्ण भाव की दृष्टि से अपनी बनास सबसे लंबी नदी है। चंबल नदी जो है वो सबसे लंबी है, निकलती कहां से, जानापाव की पहाड़ियों से और मुरादगंज में यमुना में जाके मिल जाती है। अब चंबल की सहायक नदियों के बारे में देखते हैं। चंबल की सहायक नदियां पार्वती, काली सिंध, मेज, बनास और सीपी। चंबल की पांच है। चंबल की नॉर्मली ये पांच आपको याद रखनी है, पार्वती, काली सिंध, मेज, बनास और सीपी। इस तरीके से देखिए, पार्वती जो है सीहोर से निकलती है, एमपी सीहोर से, और यहाँ पे करियाहाट के पास में अपने राजस्थान में प्रवेश करती है, 12 जिले के अंदर में। और पालिया नामक सवाई माधोपुर में एक जगह है, वहां पे चंबल नदी में जाके मिल जाती है। काली सिंध नदी देखिए, काली सिंध भी चंबल की सहायक नदी है। काली सिंध नदी की दो सहायक नदियां आपको याद रखनी है। काली सिंध की तीन नाम याद रख लीजिए, एक चंद्रप्रभा भी मैंने आपको बताया था। काली सिंध की तीन को नाम याद रखने, परवन, चंद्रप्रभा और आहू। काली सिंध देवास से निकलती है, देवास से निकलने के बाद में नानेरा नाम की एक कोटा में एक जगह है, वहां पे जाके चंबल नदी में मिल जाती है। मेजा नदी जो है वो बिजौलिया, भीलवाड़ा से निकलती है और चंबल नदी में जाके मिल जाती है कोटा के पास में। उसके बाद में सबसे इंपॉर्टेंट सीपी नदी देख लिए। सीपी नदी लोकल नदी है। सीपी नदी और बनास नदी दोनों एक साथ में मिलती हैं अपनी चंबल नदी में, तो यहाँ पे तीन नदियों का संगम हो गया, चंबल का, बनास का और सीपी का। तो वहां पे रामेश्वर नाम की एक जगह है और वो अपना सवाई माधोपुर में पड़ता है। अब बात करते हैं चंबल की सबसे इंपॉर्टेंट सहायक नदी बनास के बारे में। बनास नदी पूर्ण बहाव की दृष्टि से सबसे इंपॉर्टेंट है। ये खमनौर की पहाड़ी राजसमंद से निकलती है और चंबल में जाके मिलती है सवाई माधोपुर में। अब बनास की जो पांच सहायक नदी हैं, डाई, खारी, कोटारी, आहड़ और मेनाल, आपको याद रखनी है। डाई जो निकलती है वो बिनाए अजमेर से निकलती है और बीसलपुर टोंक के पास में जाके अपने बनास नदी में मिल जाती है। ऐसे ही खारी नदी है जो बिजराल, राजसमंद से निकलती है, बीसलपुर टोंक के पास में जाके ये तीनों नदियों का संगम होता है, तो वहां पे जाके मिल जाती है। उसके बाद में कोठारी नदी
देवेर की पहाड़ियों से निकलती है राजसमंद से, बीच में मेजा बांध बनाती है, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कोठारी नदी पे मेजा बांध सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और ये जाके मिल जाती है अपनी बनास नदी में। उसके बाद में बात करते हैं आहड़ नदी। आहड़ नदी जो होती है वो गोविंदा से निकलती है, उदयपुर से निकलती है। यहाँ पे एक झील पड़ती है जयसमंद, उसके बाद में उस नदी का नाम हो जाता है बेड़च, बेड़च नदी हो जाता है। इसमें एक सहायक नदी आके मिलती है गंभीरी नदी, और ये जाके मिलती है अपने बीगोद भीलवाड़ा में बनास नदी में। ऐसे ही एक मेनाल नदी है, वो मंडलगढ़ भीलवाड़ा से निकलती है, भीलवाड़ा से निकलने के बाद में अपनी बनास नदी में मिल जाती है बीगोद भीलवाड़ा के पास में ही। तो इस तरीके से हमने राजस्थान की बंगाल की खाड़ी की तरफ जाने वाली सभी नदियों के बारे में देख लिया। 4-5 जलप्रपातों के नाम भी आप याद रख लीजिए अलग अलग नदियों पर। चूलिया जलप्रपात ये सबसे ऊंचा जलप्रपात है, 18 मीटर ऊंचाई है, भैंसरोडगढ़ में, जो चित्तौड़गढ़ नामक जगह पे चंबल नदी पे बना हुआ है। भीमलत जलप्रपात बूंदी में एक मांगली नदी है, लोकल नदी है, उस पे बना हुआ है। उसके बाद में मेनाल जलप्रपात, ये ऊपरमाल के पठारों के पास में भीलवाड़ा में वहां पे बना हुआ है, मेलान नदी पे। अरुणा झरना जलप्रपात ये जोधपुर में है, और दमोह जलप्रपात ये धौलपुर में है। ये आप याद रख लेना, सबसे इंपॉर्टेंट ये चूलिया जरूर याद रख लेना, सबसे बड़ा है। और अगर पूछा जाता है तो भीमलत कहाँ पे, ये भी पूछ लिया जाता है, वो अपना बूंदी में है। बारे में इस तरीके से हमने राजस्थान की संपूर्ण नदियों के बारे में अध्ययन कर लिया है। सबसे पहले पार्ट में हमने देखा था अंतः प्रवाह वाली नदियां, दूसरे पार्ट में हमने देखा था अरब सागर की तरफ जाने वाली नदियां, और तीसरे पार्ट में आज हमने बंगाल की खाड़ी की तरफ जाने वाली नदियों का अध्ययन कर लिया। मेरे हिसाब से शायद ही कोई सवाल इनसे बाहर आएगा, फिर भी हम एक लेक्चर में जितने भी पुराने ईयर्स के सवाल आए हैं इन नदियों के आधार पे वो सारे डिस्कस कर लेंगे, तो उसके बाद में शायद ही कोई प्रॉब्लम आपकी बचेगी और ज्यादातर एग्जाम्स में आप क्लियर कर सकोगे। तो राम राम सा, धन्यवाद।